नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल्स का इंटरनल भाग और उनका वर्किंग कैसे चलता है। इंट्रोडक्शन में है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि जो फंडामेंटल लाइफ का भाग है वो सेल है। सेल की पहली डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा की थी। दिस डायग्राम इज सेल्स डायग्राम। 1674 लियोन हॉक ने विथ द हेल्प ऑफ इन डेवलप्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि लियोन हॉक ने 1674 में एडवांस माइक्रोस्कोप की डेवलपिंग की और उसके द्वारा लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में उन्होंने खोज की। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की सेल्स में। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म ये वर्ड यूज़ किया, जो फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल्स में है ना उसको। 1838 और 1839 सेल थ्योरी शेल्डन और शॉन ने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। और उस सेल थ्योरी के आधार पर प्लांट और एनिमल वो सेल्स से बने होते हैं और सेल्स बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, ये सेल्स थ्योरी कहती है। 1855 में विरशॉ करके एक शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने वो जो सेल थ्योरी दी थी शेल्डन और श्वान ने, उसको एक्सटेंड किया और सजेस्ट किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पूरे के पूरे सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई और उसकी वजह से जो सेल स्ट्रक्चर का जो कॉम्प्लेक्स भाग है उसको समझने में मदद हुई। आगे देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामेसियम and bacteria are known as unicellular. Unicellular means one cell. Multicellular, the organisms consisting of many cells are known as multicellular. Human being, animal, birds. Significance and characteristics of cells. Each living cells has aptitude to perform certain basic functions that are characteristics of all livings, यानी कि हर एक सेल्स में एक सर्टन फंक्शन परफॉर्म करने की एक क्षमता होती है। ईच सच सेल हैज सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट ओन एज सेल ऑर्गेन्स। हर एक पेशी में सेल्स ऑर्गन्स होते हैं। हर एक पेशी में सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। हर एक पेशी में उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल में डिफरेंट फंक्शन होते हैं और ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। और हर एक सेल ऑर्गेनल्स यानी कि उनको जो अंग है सेल्स का वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस ऑर्गेनल्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज सेल, यानी कि जो पूरे के पूरे ऑर्गन्स मिलके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, अलग अलग कार्य कर देते हैं, अलग अलग काम कर देते हैं, उन सब को मिला के यूनिट एक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, उसको ही सेल कहते हैं। अ सेल आर फाउंड टू हैव अ सेम ऑर्गेनल्स। ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स, यानी कि जितने भी सेल्स है उनको सेम ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ऑर्गेनल्स यानी कि सेल्स के अंदर जो अंग होते हैं सेल्स के जो फंक्शन करते हैं उनके सेम होते हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शन
or organism they are found in. Structural organization of cells. सेल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, चलो देखते हैं. फॉलोइंग आर 3 बेसिक फीचर्स ऑफ एवरी सेल्स possesses, यानी कि हर एक सेल्स में 3 बेसिक भाग होते हैं. प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटम होता है. ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देखते हैं, सेल्स के बेसिकली 3 यानी कि 3 बेसिक फीचर होते हैं सेल्स की, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ सेल. सेल्स के जो बाहर का जो पार्ट है, आउटर मोस्ट कवर, उसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं. वो क्या काम करता है, सर्टन मटेरियल देयर इनसाइड ऑफ द सेल्स एंड कम आउट फ्रॉम द सेल्स. जो सर्टन मटेरियल होता है वो इन और आउट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर देता है. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो परमिएबल यानी कि अंदर की चीज़ बाहर और बाहर की चीज़ अंदर भेजने के लिए अलाउ करता है, उसको परमिएबल बोलते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स इज नोन एज ऑस्मोसिस. यानी कि जो पानी होता है, पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जाते हैं, उसको ही ऑस्मोसिस बोलते हैं. प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल हैव एन एडिशन प्रोटेक्शन कवर एज सेल वॉल. प्लांट सेल को सेल वॉल होता है, एडिशन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है. द सेल वॉल इसेंशियली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, न्यूक्लियस. दिस इज द सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन, इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं. अब देखते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस लैटिन टर्म, इट्स मीनिंग kernel or seed. Nucleus has a double layered covering which is known as nuclear membrane. यानी कि अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर उसको कवर करने वाला जो भाग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी सेल मेम्ब्रेन के जैसे छोटे छोटे पोर होते हैं, जो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता था कि सब मटेरियल्स अंदर छोड़ने के लिए और बाहर जाने के लिए, वैसे ही न्यूक्लियस कर देता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स न्यूक्लियस इज इट्स कंटेंस क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप, यानी कि रॉड के जैसा उनका शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट डिवाइड. जब सेल डिवाइड होती है उसी टाइम पे वो दिखता है. क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और वो क्रोमोसोम डीएनए का और प्रोटीन से बना होता है. डीएनए को ही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं. और वो काम इनहेरिटेंस का, यानी कि जो वंश होता है ना, उसका काम वो कर देता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन इसेंशियल कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. जो सेल्स का आकार क्या होगा, पुरानी सेल कैसी थी, ये सब इंफॉर्मेशन आगे की सेल में फॉरवर्ड कर देता है, डीएनए का काम है. और फंडामेंटल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स
और डीएनए में ही जीन्स होता है, और वो जीन्स की वजह से ही आगे का संतान यानी कि आगे की जो अपनी लाइफ कैसी होगी वो डिसाइड करती है। डीएनए इज प्रेजेंट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज अ इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक। क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है ना, उसका डीएनए होता है वो, और इंटेंगल होता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर्स। अगला पार्ट है साइटोप्लाज्म। सेल्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड भाग होता है उसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। अभी सेल का ऑर्गेनेल्स देखते हैं। फॉलोइंग आर सेल्स ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड्स होता है, और वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, जो पेशी, उसमें वैक्यूम होता है, हवा होती है। ये पूरी की पूरी सेल्स डायग्राम है। गोल्गी अपीयरेंस, ये गोल्गी बॉडी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी, ये सेंट्रोल, ये लाइसोसोम है, राइबोसोम्स, दिस इज राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट पार्ट है अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखते हैं चलो। न्यूक्लियस डिस्कस अबाउ, न्यूक्लियस तो हमने अबाउ डिस्कस किया है। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स अबाउ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैटेगराइज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू पार्ट्स होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं होते उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट प्रोड्यूस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैट कर देता है, और लिपिड विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेल, यानी कि फैट और लिपिड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देता। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जो इसेंशियली प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देते हैं। वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम का सिंपली काम है प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करना। गोल्गी apparatus. The Golgi apparatus named after name of its discoverer Camillo Golgi. गोल्गी apparatus का सिंपली काम है स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना प्रोडक्ट का कुछ। और द गोल्गी apparatus also helps the formation of लाइसोसोम। गोल्गी apparatus का काम है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। आगे देखते हैं लाइसोसोम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि पेशी में जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज तो करना पड़ेगा, उस डिस्पोजल का इम्पोर्टेंट काम लाइसोसोम्स का है। और गोल्गी apparatus क्या करती है, लाइसोसोम्स फॉर्मेट करती है, और ये लाइसोसोम्स जो डिस्पोजल है यानी कि जो पेशी में जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल का काम लाइसोसोम का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस है, यानी कि पेशी का जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आगे है प्लास्टिड, वो जो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उसकी वजह से प्लांट को कलर आता है। क्लोरोफिल के अंदर, प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है,
और उसको ही क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं हम। वैक्यूल्स वैक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होता है, वो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में भी होता है। इसी तरह से हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल्स का फंडामेंटल देख लिया। सो थैंक यू वेरी मच।